तो देखिए, जैसा पिछले टर्न पर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आप देखे थे कि जब अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है तो उस वक्त इसका फॉर्मूला क्या था? माइनस F0 अपॉन F है E। लेकिन जब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता तो उस वक्त क्या था? दिस इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। तो आपको इस पर आधारित एक प्रश्न दिया जा रहा है। प्रश्न ये है कि यहाँ उत्तल लेंसों के युग्म के दो जोड़े हैं, जिसमें पहला युग्म में उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। जो दूसरा युग्म है उसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। पहले युग्म की फोकस दूरी और दूसरे युग्म में दोनों लेंसों की फोकस दूरी दी गई है। आपको करना क्या है? एक ऐसा दूरदर्शी बनाना है जिसकी आवर्धन क्षमता आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उस स्थिति में इन दो युग्मों से किस युग्म के लेंस का आप प्रयोग करेंगे? साथ ही साथ आपको आवर्धन क्षमता भी कैलकुलेट करनी है। प्रश्न कैसे होगा? आपको अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनाना है, तो आप पहले सेट के लेंस का प्रयोग करेंगे कि दूसरे सेट के लेंस का प्रयोग करेंगे? ये किस आधार पर तय होगा? ये किस आधार पर तय होगा? तो इसके लिए चूंकि प्रतिबिंब आपका ऐसा बनना है जिससे कि आवर्धन क्षमता का मान ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यानी वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? D दूरी पर बन रहा होगा। तो कहने का मतलब हम इस आवर्धन क्षमता वाले फार्मूला से इन दो लेंसों के लिए देखें कि आवर्धन क्षमता का मान किसमें कम मिल रहा है, किसमें ज़्यादा मिल रहा है, और जिसमें ज़्यादा मिलेगा उसी लेंस को आप दूरदर्शी बनाने के लिए आप प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में कौन F0 होगा और कौन FE होगा? नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है दूरदर्शी में, इसलिए FE 20 होगा और F0 कितना होगा? 50 होगा। तो इस स्थिति में, पहली स्थिति में अगर हम आवर्धन क्षमता निकालें तो माइनस F0 अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D। केवल इसमें मान पुट कर देते हैं, चिन्ह सही देने की जरूरत नहीं है। तो माइनस 50 बटे 20 1 प्लस 20 बटे 25, ये कितना देगा लगभग? तो ये हो गया आपका 2.5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसको 4 बटे 5 हुआ, यानी 9 बटे 5 हो गया, ठीक है। तो 9 बटे 5 का क्लियर? ये आप काट दिए, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, 5 कम 5 4 9। तो इससे कितना मान मिला? -4.5। तो यदि आप इस उत्तल लेंस का प्रयोग आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी आवर्धन क्षमता कितनी मिल रही है? -4, यानी 4.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब खाली आपको मिलेगा और उल्टा मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे सेट के लेंस का प्रयोग करें तब आपको क्या होगा? तो उस वक्त इस आवर्धन क्षमता का मान क्या मिलेगा? माइनस F0 कितना होगा? 100 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई FE आपका 5 हो गया, 1 प्लस FE 5 अपॉन 25। तो ये हो गया आपका 6/5। तो -100 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 6/5।
तो ये आपका लगभग कितना दिया, -24। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने गुना बन रहा है, 24 गुना बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों जो सेट आपको दिए गए थे या दो से ज़्यादा सेट इस तरह दिए हों तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस सेट के लेंस का प्रयोग हम दूरदर्शी बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नोट करिए आप। उत्तल लेंसों के फोकस दूरियों के साथ युग्मों के 2 सेट दिए गए हैं, युग्मों के 2 सेट दिए गए हैं। दूरदर्शी द्वारा अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त करने हेतु अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त करने हेतु किस सेट के लेंस का प्रयोग करेंगे। दोनों सेट इस प्रकार हैं, दोनों सेट इस प्रकार हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 नोट कर लीजिए आप। नंबर 1 है 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सेट है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से सबसे पहले आपको देखना होगा कौन अदृश्यक होगा, कौन नेत्रिका होगा। जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी वो एज ए ऑब्जेक्टिव अदृश्यक होगा, जिसकी फोकस दूरी कम होगी वो नेत्रिका एज ए आई पीस की तरह प्रयुक्त होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए अब। आवर्धन क्षमता फर्स्ट एंड सेकंड का निकाल करके आप लास्ट में क्या लिख देंगे कि हमें दूसरे सेट के लेंस का प्रयोग दूरदर्शी बनाने हेतु करना चाहिए। आगे बैठिए। One minute. लास्ट लाइन लिखे आपके दूसरे सेट के लेंस का प्रयोग
दूरदर्शी हेतु प्रयोग करना चाहिए एवं अधिकतम आवर्धन क्षमता ट्वेंटी फोर एक्स प्राप्त होता है। अब हम दूसरे प्रकार का दूरदर्शी देखेंगे, जिसमें पहले तरह का दूरदर्शी आपने देखा था, खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक या अपवर्ती दूरदर्शी या ज्योति दूरदर्शी। उसके बारे में आपने उसकी रचना देखा, समायोजन देखे, आवर्धन क्षमता देखे और इस आवर्धन क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरे तरह का दूरदर्शी है, हम परावर्ती या परावर्तक दूरदर्शी देखेंगे। ये सारी चीज़ें, इसकी रचना क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है, कैसे आप इसको बढ़ाएंगे और इस परावर्तक दूरदर्शी की अपवर्तक दूरदर्शी के ऊपर क्या लाभ या क्या विशेषताएं हैं। तो सेकंड है परावर्ती या परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग परावर्तक दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी, दोनों नाम है, दो चाहे आप लिख लीजिए। परावर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं, परावर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो चूंकि इस दूरदर्शी में प्रतिबिंब परावर्तन की क्रिया से बनता है, इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। रचना हम देखते हैं, इसकी बनावट क्या है। तो रचना देखिए, इसमें ये आपका, जहां आप लेंस प्रयोग कर रहे थे, यहां लेंस न प्रयोग करके आप एक अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। यह एक अवतल दर्पण यमन है। अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु जो है बहुत दूर है, क्योंकि दूरदर्शी द्वारा आप बहुत दूर स्थित वस्तु को देखते हैं। यहाँ से समानांतर किरण चलेगी, तो एक समानांतर किरण ऐसी आ रही है जो उसके ध्रुव पर आपतित हो रही है, दूसरी समानांतर किरण जो है अन्य बिंदु पर आपतित हो रही है। ये दोनों किरणें दर्पण से क्या होंगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होगी। लेकिन इसके मिलने के पूर्व ही, यानी इस अवतल दर्पण के प्रथम फोकस के अंदर ही एक आप अवतल दर्पण रख देंगे, जो समतल दर्पण रख देंगे, जो मुख्य अक्ष से कितने कोण पर झुका होगा, 45 अंश के कोण पर झुका होता है। तो ये किरणें यहां से चली, ये भी चली। हो क्या रहा है कि ये आगे मिलने वाली हैं, लेकिन उसके पहले ही आपने क्या कर रखा है, एक समतल दर्पण रख दिया, तुरंत किरणें वहां से क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो गई। ये किरणें परावर्तित हो गई, यहीं से परावर्तन के नियम के फिर पालन, और ये परावर्तित होंगी जब, तो परावर्तन के पश्चात एक किरणें कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या कर देती हैं, काट देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी, और वस्तु का प्रतिबिंब वहां बनने वाला है। नीचे आपका ये नेत्रिका है, जिसकी फोकस दूरी अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। ये नेत्रिका है आपकी, जिसमें एक उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। ये इस नेत्रिका का मुख्य अक्ष हो गया। तो ये आपका पहला प्रतिबिंब जो है, जो ए बी था, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है, जो वास्तविक होता है। अब ये किरण इस नेत्रिका पर पड़ी, नेत्रिका पड़ने के बाद ये किरणें क्या इसके अंदर प्रवेश करती हैं, तो थोड़ा ये फैलती हैं। इसी को जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, ये मिलेंगी, काटेंगी। एक मिनट,
और इस तरह से उस ए बी का प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन जाता है। ओह, पूरा मिटा देगा। तो रचना में आप देखिए, इसमें एक नली होती है, उस नली के एक सिरे पर जो है अवतल दर्पण यम1 लगा होता है। इस अवतल दर्पण के आगे उसके मुख्य अक्ष पर ही, लेकिन प्रथम फोकस के अंदर एक समतल दर्पण यम2 लगा होता है, जो मुख्य अक्ष से 45 अंश कोण पर झुका होता है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगी होती है, जिसमें आपका नेत्रिका ई होता है, जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें भी दो पेच लगे होंगे। एक पेच की सहायता से आप केवल नेत्रिका को आगे पीछे करेंगे, जबकि दूसरे पेच की सहायता से पूरी नली को आप आगे पीछे करते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है? आप देख रहे हैं कि चूंकि दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को देखा जाता है। दूर स्थित वस्तु ए बी से दो समानांतर किरण चल रही हैं। ये अवतल दर्पण यम1 से परावर्तन के पश्चात कहीं न कहीं मिलने वाली हैं, लेकिन मिलने के पूर्व ही ये समतल दर्पण आपतित होती हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस वस्तु ए बी का पहला उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। यह ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो आभासी बड़ा बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। रचना लिखिए आप पहले तो। इसमें एक चौड़ी नली होती है, इसमें एक चौड़ी नली होती है, जिसके सिरे पर एक बड़ा और अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण यम1 लगा होता है। नली के भीतर ही इसके आगे प्रथम फोकस के अंदर इसके आगे प्रथम फोकस के अंदर मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण यम2 होता है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य कम चौड़ी नली होती है,
जिसके भीतर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। जो नेत्रिका का कार्य करता है। प्रतिबिंब बनना, बन गए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि वस्तु ए बी यहाँ बहुत दूर है, अवतल दर्पण जो M1 है इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, ये अदृश्यक का काम करता है। दो समानांतर किरण आ रही है, एक समांतर किरण सीधे इसे ध्रुव पर डाले हैं, जितने कोण पर गिरी उतनी कोण पर परावर्तित हो गई, दूसरी समानांतर किरण भी परावर्तित होगी। ये दर्पण M1 के फोकस तल में ही जाकर मिलने वाली हैं, लेकिन फोकस तल के पहले ही आपने क्या कर रखा है, 45 अंश कोण पर झुके हुए एक समतल दर्पण को प्रयुक्त कर दिया है, जिसकी वजह से वहां से किरणें परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद ये कहीं न कहीं मिल रही हैं, बी डैश पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इस तरह से वस्तु ए बी का जो पहला वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। यही ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जो वस्तु के सापेक्ष तो उल्टा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, तो जो अपवर्तक दूरदर्शी के फार्मूले हैं वही सूत्र आपके परावर्तक दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी में भी कार्य करेंगे। यानी अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होगा माइनस
F0 अपान Fe। लेकिन अगर स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो -F0 अपान Fe ब्रैकेट में 1 प्लस Fe/d। तो इसलिए आप आवर्धन क्षमता की बातें लिख लीजिए। आप आवर्धन क्षमता नेक्स्ट हेडिंग। तो आवर्धन क्षमता बराबर वही बीटा बाई क्या होगा, अल्फा, और इसको सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ वही आपको मिलेगा। यानी अपवर्तक दूरदर्शी के ही फार्मूले यहाँ प्रयुक्त होंगे। हाँ, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, और d दूरी पर बनेगा तो इसका फार्मूला क्या होगा। विशेषताएं नेक्स्ट हेडिंग आपकी विशेषताएं, या यूं कह सकते हैं कि अपवर्तक दूरदर्शी के ऊपर इसके क्या लाभ हैं। तो नंबर 1 पहला ये होगा, इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत चमकीला बनेगा, क्योंकि परावर्तन के केस में प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, इसलिए इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काफी चमकीला होगा। जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब की चमक थोड़ी सी कम होती है। दूसरा देखिए, इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसमें किसी भी प्रकार के वर्ण विपथन का दोष नहीं होगा। वर्ण विपथन का दोष नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कोई वस्तु है, वो वस्तु श्वेत प्रकाश से प्रकाशित है, तो यहां से ये श्वेत प्रकाश चलेगा, या वस्तु को हम उस तरह ले सकते हैं, बिंदुवत वस्तु पे ले सकते हैं, यहां से ये श्वेत प्रकाश चला, जैसे ही लेंस से गुजरेगा ये विभिन्न रंगों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। जब विभिन्न रंगों में विभक्त होगा तो पीछे के फार्मूले से भी अगर देखेंगे तो बैगनी रंग की किरण जो होगी वह लेंस के पास, और लाल रंग की किरण क्या हो जाती है, लेंस से दूर फोकस होती है। फलतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रंगीन और अस्पष्ट बन जाता है। जो बिंदु टाइप की वस्तु थी उसका प्रतिबिंब इतना दूरी फैलकर बन रहा है, और साथ ही साथ रंग भी अलग अलग बन रहे हैं, अस्पष्ट बन रहा है। तो हम इसके प्रतिबिंब से यह पता नहीं कर पाते हैं कि वस्तु किस तरह का है। बिंदुवत वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बिंदु न बन के फैल जाएगा, साथ साथ रंगीन भी होगा, अस्पष्ट होगा। इस दोष को ही हम वर्ण विपथन, रंगों का दोष कहते हैं। लेकिन रंगों का दोष केवल अपवर्तन की क्रिया में होता है, परावर्तन की क्रिया में वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होती है। इसलिए चूंकि यहां प्रतिबिंब परावर्तन से बन रहा है, इसलिए इसमें वर्ण